अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के ख़त से मुतल्लिक जो है वो समाअत होती है। इस मामले का आज खुद नोटिस लिया गया था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिस आउट हो रहे हैं, उसको बहुत ब्रीफली जो है मैंने एड्रेस करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अलावा जो है नवाज शरीफ की तरफ से एक और नया वज़ीर आज़म को टैकल करने के लिए मूव कर दिया गया है। नवाज शरीफ किस तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मनूवरिंग है, उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नई अपडेट सामने आ गई है, और उसके अलावा आखिर में फ़लस्तीन की और इसराइल की जो वॉर की वजह से पूरी दुनिया में बाइकआउट किया जा रहा है, उसका अब KFC के ऊपर क्या असर हुआ है, पहले मैकडोनल्ड के ऊपर हुआ था। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से मुतालिक बात करते हैं, जो कि 6 जजेस के खत से मुतालिक चल रही है। बहुत मजबूरी में लिया हुआ ये सुओ मोटो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। 3 घंटे की समाअत में ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से नज़र भी आ गई है। फुल कोर्ट प्रॉमिस था, वो नहीं होता, बल्कि 7 रुकनी बेंच भी जो है उसमें से भी एक जज साहब माजरत करके साइड पे हो गए हैं। अब ये 6 रुकनी बेंच बन गया है। तो 6 सुप्रीम कोर्ट के जज इस वक्त 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के केस को सुन रहे हैं। अब इस मामले में ये लाइव टेलीकास्ट गई थी। अगर कुछ लोगों ने इतनी लंबी नहीं सुननी, बड़े बड़े तज्ज़िये नहीं सुनने, तो आसान अल्फाज में इसको सम अप आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 1-2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग जो है वो किया था अदलिया के मामलात के ऊपर, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा, मंसूर अली शाह और अतर मनुल्लाह की जो पिछले 4-5 दिन में उन्होंने स्पीचेस की हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे, उसका मैंने जिक्र किया था कि किस तरीके से ये जजेस एक दूसरे को जो है ना उसके नैरेटिव के जवाब दे रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सबसे पहले 5 दिन पहले तकरीर करते हुए कहा कि आज तक मेरे पास तो कोई जज जो है ना इंटरफेरेंस की शिकायत लेके नहीं आया। तो यानी कि आपने उन जजेस को झूठा भी कर दिया, उनका मोराल भी डाउन कर दिया कि यार आप लोग तो झूठ बोल रहे हो, ड्रामेबाजी कर रहे हो, कोई जज नहीं है इस तरह कहता। अब इस चीज़ को लेके 3 दिन पहले अतर मनुल्लाह ने सबसे पहले कहा कि जजेस को आज़ाद ख्याल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये इंसेंटिव्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, खुद को सेट करें। यानी कि उन्होंने एडमिट किया कि इंटरफेरेंस मौजूद है। जजेस सबसे पहले तो खुद को इन हालात के लिए तैयार करें, इंटरफेरेंस को भी रोकने की ज़रूरत है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नैरेटिव को उन्होंने कट डाउन किया। मंसूर अली शाह की बात करें तो उन्होंने जो है 5th असमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बड़ी एक ज़बरदस्त उन्होंने स्पीच की, जिसमें उनका कहना था कि एक फायर वॉल इंस्टॉल करें, एक फायर वॉल इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। यानी कि जजेस तक ये जो इंटरफेरेंस वाले अनासर हैं, ये जो प्रेशर डालने वाले अनासर हैं, वो पहुँच ही ना सकें, एक जज प्रोटेक्ट हो। यानी कि इंटरफेरेंस मौजूद है, प्रेशर मौजूद है, ये 6 जज सच कह रहे हैं, पूरी अदलिया का निज़ाम जितने जजेस हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नैरेटिव एक और जज की तरफ से कोर्ट रूम के बाहर जो है ना वो जवाब दे दिया जाता है। ये बहस कोर्ट रूम से बाहर शुरू हुई है इन जजेस की, और इस कोर्ट रूम के अंदर भी नज़र आती है। सबसे पहले तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वही जो उनका एक रवायती स्टाइल है कि हियरिंग के स्टार्ट में, मिडल में, एंड में जहाँ पे वो अपनी तारीफ़ कर सकें और अपनी फैमिली और अपनी वाइफ से मुतल्लिक तारीफ़ कर सकें, वो ज़रूर करते हैं। उनका कहना था कि फुल कोर्ट बेंच मैंने बनाया था, बहुत अच्छी बात है, फुल कोर्ट रूम जो है उनके उनके होते हुए हुआ था, वेरी नाइस। अब इस सारे मामले पे उनका पहले तो ये कहना था कि अदलिया के अंदर खुद भी खराबियां हैं, आप उनको भी सुधारें। ठीक है, इंटरफेरेंस की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जुडिशरी खुद बड़ी वीक है। ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से बनाया जा रहा था। यानी कि वो अपने ही सुओ मोटो को रिग्रेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं मैंने क्यों ले लिया है। अब उनको सेकंड थॉट्स आ रहे थे कि नहीं लेना चाहिए था मुझे ये। लेकिन अब इस सारे मामले पर मंसूर अली शाह और अतर मनुल्लाह ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं। मंसूर अली शाह का कहना था कि किस तरीके से हमारे मुल्क में ये इंटेलिजेंस के इदारे काम करते हैं कि आप एक कमरे पे बैठ के फ़ोन नहीं सुन सकते, कि मोबाइल फ़ोन नहीं अब जो है आपने साइड पे रखना है तो बात करनी है, कमरे में डिवाइस लगी होगी, मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ। ये किस तरह, ये क्या इस तरीके से डेमोक्रेसीज चलती हैं? ये उनका क्वेश्चन था। साथ साथ जो मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं, वो मेरा ख्याल है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बैक करने के लिए फुल ऑन जो है वो उन्होंने काम किया है। जब बात की है तो उन्होंने ऐसी बात की है कि बेहतर है वो ना ही करती। पहले तो उनका ये कहना था कि ये अपने मामलात खुद सुधारें, ये क्यों हमें डाल रहे हैं बीच में, हमारे तक क्यों लेके आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरी बात उन्होंने कही वो ये थी कि अगर जजेस प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि प्रेशर हर जज पे आता है। ठीक है, तो वो दरवाज़ा है, बाहर जाओ, लेकिन शिकायतें लेके ना आओ, ख़त वगैरह ना लिखो, ये ड्रामेबाजियाँ ना करो। ठीक है जी, ये मुसर्रत हिलाली साहब कहती हैं। अब इस सारे मामले के ऊपर जो है नईम अख्तर अफ़गान जूनियर जज हैं, और इन्होंने अब ज़्यादा नहीं बात की लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया। तो उनका कहना था कि जो ISI का
इंटेलिजेंस एजेंसी का जो मैंडेट है और जो इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले, कि क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर ये जो चाहे कर सकते हैं, इनको खुली इजाज़त है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये उनकी तरफ से क्वेश्चन किया गया है, जिसको अतर मनोला और मंसूर अली शाह सेकंड करते हैं कि बिल्कुल जी, ये जो है वो बात होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। खैर, काजी फायज़ ईसा साहब की कांस्टेंट कोशिश कि जी इस मामले को और इस केस को वीक दिखाया जाए और इन जजेस को जो है वो रिडिकुलस साउंड करवाया जाए। तो उनका ये भी कहना था कि अगर हम मुदाखलत करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में, तो फिर से मुदाखलत तो हो रही है ना। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से नहीं हो रही तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रही, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने आप को हैंडल करे खुद। मंसूर अली शाह कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेटर्स लिखे जा रहे हैं, ज़रूरी है ये मामलात, जजेस आगे इस तरह मामलात लाएंगे तो सुधार आएगा अदलिया के निज़ाम में। जिस पे काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि ये कौन सी नई बात है, बलूचिस्तान में तो हम हर वक्त ही लेटर लिखते रहते हैं, हर वक्त खतबाजी होती है, ये तो पंजाब में और इस मामले में शायद पहली दफ़ा हुई है। लेकिन बहरहाल ये जो है ओवरऑल इस वक्त जजेस की तरफ से नैरेटिव देखने में आया है कि ऐसे लगता है कि जज आपस में भी एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली स्टैंड नहीं करते हैं। इस केस के फैसले को कहाँ तक लेके जाना है, अदालत का ये नैरेटिव था कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एग्जेक्टिव के अंडर आता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, तो अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म को पकड़े आप जाके। काजी फायज़ ईसा साहब ने अपनी ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए फर्दर फैज़ हमीद साहब का जिक्र किया और कहा कि ये जो थे वो फैज़ाबाद धरने के लिए जो है वो कल्परेट हैं, और मैं इस चीज़ को रिव्यू भी चाहता था, मैं स्टैंड ले चुका हूँ अपने स्टांस के ऊपर। अपनी वाइफ का भी जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ये दो ऐसे नाम हैं, हालांकि बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशंस होल्ड करते रहे हैं और बड़ा इनका जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं जी, आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आर्मी को लें या हुकूमत को लें या अदलिया को लें, तो इन दो लोगों को जो है ना उन्होंने सेक्रीफिशियल गोट के तौर पे कि ऑन ऑफ थोड़ा बहुत जो है ना इनका नाम इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर शो करवा लेता है जो भी बंदा चाहता है। फैज़ हमीद और जनरल बाजवा, ठीक है, ये दो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते रहते हैं। खैर, इस समात को 7 मई तक मुलतवी कर दिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि एक तरफ एग्जेक्टिव को इस पर ब्लेम किया गया है कि एक जो इंटेलिजेंस का इदारा है वो इंडिपेंडेंट इदारा नहीं होता, वो एग्जेक्टिव के वज़ीर आज़म के अंडर आता है। तो चलें जी, हम वज़ीर आज़म को पकड़ते हैं, यानी कि सियासतदान तो वैसे सेक्रीफिशियल गोट होते हैं, उनको आप दो लगाएं और अपनी मर्जी का काम करवा लेंगे, यही तो काम रह गया है ना, उनके ऊपर केसेस डालना भी आसान है। तो एक ये साइड हो गई है। दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने काम किया है सारे टाइम में, हेयरिंग के दौरान भी, हेयरिंग से पहले भी, और वो ये है कि इस केस को वो जितना लेस इंपॉर्टेंट साउंड करवा सकें उसकी कोशिश कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अब ये मामला सेट हो जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट हैंडल नहीं करना चाहती, ये सुप्रीम कोर्ट का हेडेक ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कैसे कर सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात में। और मुसर्रत हिलाली साहिबा भी इसी चीज़ के ऊपर स्टैंड करती रही हैं कि किसी तरीके से इन 6 जजेस के ख़त को रिडिकुलस साउंड करवा दें, और या फिर ये कह दें कि हमें क्यों बॉदर कर रहे हैं, अपने मामलात को आप खुद क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपका भी एक जो है एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वाई सुप्रीम कोर्ट, ये मामलात वो लेकर चल रहे हैं। लेकिन अतर मनउल्लाह की बात करें तो उनका भी यही कहना था कि ये अगर केस अब आ गया है हमारे पास, तो नाउ वी विल लुक फॉर इट, नाउ वी विल लुक फॉर द आंसर्स, नाउ वी विल लुक फॉर द सोल्यूशन। अगर एक प्रॉब्लम हमारे पास एक कोर्ट लेकर आई है तो उसको हम फिर अब देखेंगे। मंसूर अली शाह का भी इस सारे सिनेरियो पर यही स्टांस रहा है, जिसको लेके वो बहस मुबाहिसा आपको इन जजेस के बीच में ही नज़र आ गया था इस लाइव टेलीकास्ट में, इस हेयरिंग के दौरान। 5 हाई कोर्ट्स की तरफ से रिकमेंडेशंस, वो भी उनका भी इसमें जो है वो जिक्र किया गया, उनको भी एड्रेस किया गया। लेकिन बात वहीं स्टैंड करती है कि इंटेलिजेंस का जो इदारा है वो पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इदारा होने के साथ साथ एक ऐसा इदारा है जिसको आप पॉइंट ऐसे नहीं कर सकते, और ये पहली दफ़ा है हिस्ट्री में कि इस तरीके से जजेस इन मामलात को एड्रेस करें, और सिर्फ इस तरीके से नहीं बल्कि इस हेयरिंग के दौरान तारीखी जो मामलात हैं और जो शुरू से इस इंटेलिजेंस एजेंसी का जो इंस्टीट्यूशन बना था और उसने क्या क्या किरदार अदा किए हैं, वो सारी चीज़ें भी अब अंडर डिस्कशन आई हैं इस हेयरिंग में। तो काजी फायज़ ईसा साहब काफ़ी अकेला मेरा ख्याल है महसूस कर रहे होंगे। मुसर्रत हिलाली साहिबा की तो सपोर्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्ट्रॉन्ग जजेस इस बेंच के जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कॉन्स्टेंटली आपके काम को आपके लिए मुश्किल बना रहे। तो बहुत ईजी है ये देखना कि काजी फायज़ ईसा साहब का स्टांस क्या है, वो क्या बिलीव करते हैं और वो क्या प्रेफर करेंगे कि इस केस का क्या फ़ैसला सुनाया जाए। कि आज खुद नोटिस तो ले लिया मैंने, उसका तो एहसान आप माने अब मेरे ऊपर, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको फेवर नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा नहीं अब मैं कुछ कर सकता। बहरहाल जी, थोड़ी मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, जिनकी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है ना मामला, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। नवाज शरीफ जो है वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सके, तो उनका जो दिल का दर्द है
اب وہ ان کی اسٹریٹجیز میں اور ان کی سازشوں میں نظر آتا ہے. یہ چیز نہیں سمجھ آتی ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں, وہ کس سائڈ پہ رہتے ہیں, کیا وہ شہباز شریف کے ایکچوئل میں اگینسٹ ہیں یا نہیں ہے. لیکن ایک چیز بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت پرو ایکٹیو اسٹریٹجیز کو لے کے چل رہے ہیں, اپنا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور ابھی مقرر کر دیا گیا ہے. صدر آصف زرداری نے رانا ثناء اللہ کی تعیناتی کی منظوری دی. صدر مملکت نے رانا ثناء اللہ کی تعیناتی کی منظوری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آرٹیکل 93 کے تحت دی ہے. رانا ثناء اللہ کو وفاقی وزیر کا درجہ حاصل ہوگا. نون لیگ کے گزشتہ دور میں رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, تاہم اس بار وہ عام انتخابات میں فیصلہ آباد میں اپنی نشست ہار گئے تھے, تو اب دوسرے طریقے سے ان کو جو ہے نا حکومت کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اس سے پہلے اسحاق ڈار جو کہ وہ بھی نواز شریف کے بڑے کلوز کے بندے ہیں, ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بات کر چکی ہے کہ آئین کے اندر ایسا کوئی عہدہ موجود ہی نہیں ہے, یہ کس طرح کی ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. تو نواز شریف کے دو امپورٹنٹ لوگ اس وقت جو ہے نا وزیر اعظم شہباز شریف کے سائڈس کے اوپر موجود ہیں. سعد رفیق صاحب رہ گئے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو بھی کہیں پہ ایڈجسٹ کر دیں گے اوبویسلی, بٹ لیٹس سی, اس چیز کے اوپر تو ابھی کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن یہ ایک ضروری چیز ہے کہ کل کو اگر شہباز شریف کک آؤٹ ہوتے ہیں یا اگر ان کی حکومت اور زیادہ ذلیل اور خوار ہوتی ہے, تو اس ٹائم کے لیے نواز شریف خود کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ وہ یہ دکھا سکے کہ میں ایک بہتر چوائس ہوں, کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں. ہو سکتا ہے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ پھر سے 2 سال کے لیے پاکستان میں مسلط کر دی جائے اور اس پہ نواز شریف ہی وزیر اعظم بننے کے لیے بڑے خوش ہوں. یہ فیوچر میں زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف کی کوئک اپڈیٹ کی طرف جائیں تو پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے کارڈ شو کرے. سپریم کورٹ غیر جانبدار ثالث کے طور پر بیٹھے, حکومت معاملات سامنے لاتی ہے کہ ان پر بات کر سکتے ہیں تو عمران خان کے سامنے رکھیں گے. خیر فردر ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی پر بات ہونی چاہیے. عمران خان کی رہائی سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے. رؤف حسن اور شہریار آفریدی کے بیان دینے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی جب انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان کاپی پنسل لے کے ریڈی بیٹھے ہیں, تب سے یہ بیان بازی کی جنگ چل رہی ہے, تنقید چل رہی ہے. لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان جو ہے انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ مشروط طریقے سے پی ٹی آئی مذاکرات کرے گی حکومت کے ساتھ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مشروط طریقے بڑے ٹف ہیں حکومت کے لیے جو پی ٹی آئی چاہتی ہے. وہ کہے گی کہ آپ مینڈیٹ تھیو ہیں تو اپنا بوریا بسترا اٹھائیں, حکومت کے سامنے عوام کے سامنے جو ہے ایڈمٹ کریں کہ آپ چور ہیں, ووٹ چور ہیں, مینڈیٹ چور ہیں, اور پھر آپ استعفے دے کے جو ہے نا یہاں سے چلے جائیں. اس طرح کی تو شرط رکھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان نے, جو میرا خیال ہے حکومت خواب میں بھی کرنے کا نہیں سوچ سکتی. اور آخر میں اسرائیل غزہ وار سے متعلق بات کرتے ہیں, اور جو بائیکاٹ چل رہا ہے 7 اکتوبر کی وار کے بعد سے مختلف برانڈز کا پوری دنیا میں, میکڈونلڈز ہو جائے یا KFC, اسٹار بکس اور اس کے علاوہ بہت سے برانڈز. پہلے میں نے میکڈونلڈز کا رپورٹ کیا تھا کہ کس طریقے سے آلموسٹ 225 اسرائیلی فرینچائز جو کہ اسرائیل کی کمپنی آن کرتی تھی میکڈونلڈز کو واپس بائی کرنی پڑی تھیں بیکاز آف دا ڈیوسٹیٹنگ اکنامک کنڈیشنز, کیونکہ معاشی طور پہ بہت برے طریقے سے اس بائیکاٹ کی وجہ سے میکڈونلڈز ہٹ ہوا ہے, تو ان کو یہ سٹیپ لینا پڑا. ابھی یہ معاملات KFC کے ساتھ ہو گئے ہیں. چائنیز میڈیا کے اکارڈنگ QSR برانڈز جو کہ فاسٹ فوڈ فرینچائز کو آن کرتی ہے, ملیشیا میں 600 سے زیادہ آؤٹ لیٹس موجود ہیں, ان میں سے 100 سے زیادہ KFC آؤٹ لیٹس کو بند کیا جا رہا ہے بیکاز آف دا بائیکاٹ, بیکاز آف دا ریونیو جو جنریٹ ہی نہیں ہو رہا. معاشی طور پہ اتنے برے سے KFC ہٹ ہو گیا. یہ معاملات چل رہے ہیں. اب پاکستان کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کریں, میں نے پہلے بھی کیا تھا, آئی ٹرائی ٹو بی ویری سول وین آئی کرٹیسائز. میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ تنقید ایک طریقے سے کی جائے. تو ابھی بھی اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے آپ کو KFC, میکڈونلڈز یہی ہیں, اسٹار بکس وغیرہ تو پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. تو ان برانڈز پہ, ان فوڈ چینز پر آپ کو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. اتنا رش ہے کہ ایک برگر, وہی والی بات کہ جی ایک برگر نے کون سا کسی کی جان بچا لینی ہے, کون سا کوئی ڈفرنس بن جائے گا اس ساری چیز سے. تو یہاں اب یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر کسی نے ڈفرنس بنانا ہے تو وہاں بن جاتا ہے. یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. یہ ملیشیا میں مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے جہاں پہ یہ معاملات ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے وہ 85% جو ہے پاپولیشن مسلم ہے ملیشیا کی. تو پاکستان کے کتنے پرسنٹ مسلم ہیں؟ اتنی پرسنٹیج ہونے کے باوجود یہاں پر زیرو بائیکاٹ ہے کسی بھی برانڈ کا. ہر بندہ جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو نہیں کر رہے, لیکن انفارچونیٹلی فیکٹس یہی ہیں کہ میجورٹی پاکستان کی کسی بھی بائیکاٹ پہ یقین نہیں رکھتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کا بائیکاٹ نہیں کر رہے تو دوسری چیز کا بھی نہیں کریں گے, فون کا نہیں کر رہے تو کھانے پینے کا بھی نہیں کریں گے. یہ ایک سائیکلوجیکل وارفیئر, ایک سائیکلوجیکل جو ہے نا تربیت عوام کی کر دی گئی ہے پوری دنیا میں
کہ جب آپ ایک پروفائل پکچر فار ایگزامپل اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایک مینٹل ڈوپامین آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ فار دا گڈ کاز، آپ نے بہت بڑا محاذ کر دیا ہے کہ میں نے ایک پروفائل پکچر اپلوڈ کر دی تھی تو آئی ایم اے پارٹ آف دا وار ناؤ، اب میں ایک اچھا انسان ہوں. لیکن پریکٹیکل گراؤنڈس پہ آپ زیرو ہیں، پریکٹیکل گراؤنڈس پہ آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک جو ہے نا پوری دنیا میں اس وقت ایک جو تربیت چل رہی ہے لوگوں کی، اس کا حصہ ہے کہ ایک پروفائل پکچر کر لی اپلوڈ، یا پھر ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کر لیں، ری ٹویٹ کر دیے امپورٹنٹ ایشوز، یا پھر اس طرح کی حرکتیں کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل گراؤنڈس پر آپ زیرو ہوتے ہیں. آپ سے ایک برگر کبھی بائیک آؤٹ نہیں کیا جاتا. تو پاکستان ایز اے اسٹیٹ، ہول نیشن جو ہے، انہوں نے کوئی کارکردگی ادا نہیں کی ہے اس سارے معاملے کو لے کے. تو جب آپ نیکسٹ ٹائم اپنے پولیٹیشنز کو کرٹیسائز کریں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر ویسا ہی بندہ حکومت کرنے کے لیے آتا ہے جیسا ایز عوام، ایز این انڈیویجول آپ خود ہوتے ہیں. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.